बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब मौजूद हैं, जहां उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात की। इसके अलावा FIA की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को क़तर रवानगी से पहले रोक दिया गया। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीगी रहनुमा मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि इससे ज़ाहिर होता है कि सिलेक्टेड हुकूमत कितनी खौफज़दा है। इस समेत दिन भर के जो अहम डेवलपमेंट्स रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब की आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से एक अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात को मुल्की मामलात के तनाजुर में आप क्या कहते हैं, क्या इस हवाले से कहेंगे, क्या इसके मुस्बत असरात आने वाले दिनों में जो हैं वो देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो जी एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है जी। और वो खबर ये है कि काबुल में एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है अब से कुछ देर पहले, और वहाँ पे स्कूल को, जिसमें बड़ी तादाद जो है वो बच्चियों की थी, और इतलात ही आ रही हैं कि उसमें काबुल से कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि 25 बच्चियां उसमें शहीद हो गई हैं, और कुछ गैर मुल्की जो दीगर खबर रसां एजेंसियाँ हैं वो कह रही हैं कि उनकी तादाद जो है वो 40 हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो बच्चे, और मेरे ख्याल से अफ्तार वगैरह की तैयारी हो रही थी वहाँ पे या उससे पहले। तो एक तो ये अफसोसनाक खबर है, और ये उस वक्त आई है जब B-52 बॉमर्स और बड़ी तादाद में अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं USS आइजनहावर, जो कि समंदर में मौजूद है इनखला के दौरान। ज़ल्म खलीलज़ाद जो हैं वो जो पीस प्रोसेस को पूरा देखते रहे हैं, वो दोहा, ताशकंद, फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ काबुल, फिर उसके बाद वो गए थे बर्लिन में। उन्होंने इंटरव्यू अभी थोड़ी देर पहले दिया है आज, और उन्होंने कहा है कि अगर तालिबान जो है वो उन्होंने तशद्दुद बंद नहीं किया तो तमाम तर माहदे ख़त्म हो जाएंगे। ये जो वाक़या पेश आया है इसकी ज़िम्मेदारी किसी ने नहीं ली, और तालिबान जो हैं वो ये टॉक्स जो हैं इस वाक़े के बाद ये बहुत ही अफसोसनाक, आप यूँ समझें कि ये अफ़गानिस्तान का वो आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा वाक़या, बच्चे इतनी बड़ी तादाद में बच्चियाँ जो हैं वो शहीद हुई हैं। तो अल्लाह ताला अपना करम करे। मैं नहीं जानता कि ये किस शख्स ने इस वक्त ये काम किया है, जब, और बिल्कुल काबुल में, और वहाँ के जो वहाँ की हुकूमत है और वहाँ के जो लोग हैं इस वक्त, वो मतलब तकरीबन पीस प्रोसेस तो ख़त्म हो था ही, लेकिन वो इस अंदाज में, इतने तशद्दुद के अंदाज में वो की तरफ जा रहा है मामला, इस बात का जो है वो उसकी अलामत आनी शुरू हो गई हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब का दौरा सऊदी अरब जो है वो बहुत कामयाब रहा, और वहाँ पर जो वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनको ख़ुद रिसीव किया एयरपोर्ट पे, फिर उनको पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल और बहुत सारे मुआहदे हुए हैं पाकिस्तान के साथ उनके, और अब वो वज़ीर आज़म जो हैं वो इमरान खान साहब मदीना मुनव्वरा में हैं, और कल वो उम्रे की सआदत हासिल करेंगे, वो और उनके वक्त के अरकान। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो पिछले कुछ अरसे में तलखियाँ पैदा हुई थीं, यकीनन वो उनमें कमी आई है। लेकिन मैं ये बात फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गुज़ारिश करूँगा इस दौरे के बाद कि आप ये देखें कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने ये कहा कि 2 अरब मुल्क जो आपकी हुकूमत गिराना चाहते हैं। कोई नहीं गिराना चाहता था, कोई नहीं गिराना चाहता था। ये बात बार बार इस प्रोग्राम में कही गई, नशिस्त में की गई, कोई नहीं गिराना चाहता था। और वज़ीर आज़म साहब अगर ये बात अपनी नशिस्त में करते तो बेहतर, लेकिन वो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बात कही, कोई नहीं गिराना चाहता था।
और किसी तरफ से दबाव नहीं था कि इसराइल को तस्लीम करें, ठीक है, किसी भी तरफ से दबाव नहीं था। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें 2021 के अंदर पता चल रहा है कि हमारी कोई बातचीत भी हो रही थी इंडिया से, और जब बातचीत हो रही थी और टूट गई थी और पता नहीं कब हो रही थी, और मैं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ज़ाहिर है अब चूँकि एक चली हुई है बात तो उसके हवाले से कहूँ। लेकिन आप ये देखें कि 2017 से 18 से बातचीत चल रही है, तो हमें तो ये बताया जा रहा है अवाम को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने कभी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है कि हम हर बात नहीं करते मीडिया पे, लेकिन बात यह है कि इस दौरान तो ये बताया जा रहा था कि PDM के इजलासों के अंदर जो है वो उनके जलसों में इंडिया जो है वो बम धमाके करने जा रहा है। अभी फौरन धमाके शुरू हो जाएंगे पूरे मुल्क में और आग लग जाएगी, वो तो नहीं हुआ। सिक्योरिटी खतरात है। नहीं, देखिए बात यह है कि एतमाद बड़ा ज़रूरी है, अवाम का एतमाद, किसी भी मामले पे एतमाद। कश्मीर जो है, क्या पाकिस्तान क्या बात हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, और हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स आया है वहाँ पे। इंडिया के, मैंने कहा ना, डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं, डायनामिक सूरत इस दौरान जब बिल्कुल पाकिस्तान का ज़रा अबलाह जो बात कर रहा है कि जी कश्मीर के ऊपर, तो हो रहा है कि जी नहीं ये गद्दार है, फलाना है, ढिमाकन है, लटर में पटर में, ऐसे नहीं होता। कश्मीर पाकिस्तान की, क्या पाकिस्तान का अगर कोई भी मामला कश्मीर के हवाले से, भारत के साथ ताल्लुकात तो बेहतरीन होने चाहिए, लेकिन मसला ये है कि उसमें कंडीशंस क्या हैं। अवाम को एतमाद मिले बगैर ये बात कैसे हो सकती है, और कश्मीर के लोगों को एतमाद मिले बगैर ये बात कैसे हो सकती है, ऐसे नहीं होता। और अगर कोशिश अच्छी है, लेकिन उसके वक्त का चुनाव और उसकी जो कंडीशंस क्या थी, तो वो सारी की सारी कहीं हवा में। कोई यूएई में अगर मुज़ाकरात हो रहे थे, यूएई तो इमरान खान साहब तो कह रहे थे कि यूएई के अंदर जो, मतलब उन मुल्कों का नाम यही है ना, अरब ममालिक जो हुकूमत के खिलाफ। तो बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है अभी मामला यहाँ निपटा, लेकिन ये खान साहब को भी देखनी चाहिए बात। और ये बात जो है वो कश्मीर के मामले को कैसे आगे हमने लेके चलना है, पाकिस्तान ने और इंडिया ने, ये बात अवाम के सामने आके इसके ऊपर कोई नहीं, अवाम को एतमाद में लेने की, मतलब एकदम से कैसे, मतलब कोई बात तो हो ना। तो ये, और ये जो है वो उसके ऊपर अब जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दूसरी बात आ रही है, हमारी जो वजीर खारजा हैं उनकी तरफ से दूसरी बात आ रही है, वजीर आज़म जो है वो कुछ और कह रहे हैं, उसके बाद साबिक वजीर आज़म कुछ और कह रहे हैं। ये पाकिस्तान का इशू है, हुकूमतों से हटके पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर। तो अब जो भी हो रहा है, जो भी चीज़ हो रही है, अगर अच्छी किसी भलाई की तरफ जा रही है तो भी बताया जाए, लेकिन किस तरह जा रही है, ठीक है। वो हमाद अजहर बीच में बेचारे, वो उन्होंने रास्ते खोले 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए वजीर खजाना बने, उसके बाद उनको हटा दिया गया। मतलब ये होता ना, ये पैनिक, इससे अंदाजा होता है कि पैनिक पोजीशन। और इसी से जो मुझे यकीन है कि ताल्लुकात की बेहतरी के अंदर जो है वो बड़ा रोल इस्टेब्लिशमेंट ने प्ले किया है। और उसके बाद यकीनन सियासी शख्सियात ने भी कोई रोल प्ले किया होगा, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है सऊदी अरब के साथ, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हैं, वो भी गुस्से में आ गए थे किसी वक्त कि OIC बनाएंगे। लेकिन शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मामला बेहतर हुए, संभल और मुआहदे हुए। लेकिन नहीं, लेसन लर्न क्या है, मैं फिर वही बार बार कहता हूँ कि लेसन लर्न क्या, ये किसने बताया जाके कि जी आपकी हुकूमत के पीछे हैं कोई अरब ममालिक हैं, 4 सफारत खाने मेन स्ट्रीम मीडिया पे वज़ीर आज़म साहब ने ये बात में 4 सफारत खाने, 4 मुल्कों के सफारत खाने। कौन से 4 मुल्कों, कौन से? अमेरिका का होगा तो जो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनसे पूछें। देखिए ना, ब्रिटेन का होगा तो जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स बैठे हैं कैबिनेट, उनसे पूछें, कैबिनेट में। इंडिया से हो तो बातचीत चल रही है, तो कौन, बस वो कहते हैं ना कि बस इसको लेकिन जो असल बात है ना, अब खान साहब के सामने अब ये तो चले क्लैरिटी हुई ना, ताल्लुकात अच्छे हुए। और ज़ाती तौर पे मैंने आपको बताया था, मेरे खान साहब को भी कई दफ़ा बताई, ज़ाती तौर पे MBS जो हैं और अरब मुल्कों के और बाकी दुनिया में इमरान खान साहब को पसंद करते हैं लोग। इमरान खान साहब इन पर्सन पसंद, एज ए पर्सनैलिटी पसंद करते हैं। तो वो क्यों, वो किसने कहा कि वो जो है वो गिराने जा रहे हैं हुकूमत, और ये और वो बीच में शक भी। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ही अजीब सी बात है।
और कश्मीर के हवाले से भी एक पेज पे अगर सियासी और हमारी पॉलिटिकल यानी वजीर खारजा और हमारी स्टैब्लिशमेंट एक ही बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा मैसेज आएगा। अभी भी दो बातें हो रही हैं, कोई बात नहीं चल रही थी, बात चल रही थी, हो रही थी, नहीं हो रही थी, क्या 35 एक का इशू था, 370 एक करेंगे बात तो ज़्यादा मुनासिब मैसेज आएगा दुनिया के सामने। शहबाज शरीफ साहब को रोक दिया गया डॉक्टर साहब आज। अच्छा, अब ये एक मिनट, आज आपको पता है सबसे बड़ी क्या खबर होनी चाहिए थी? ये आप कमाल देखें, वैसे हुकूमत को मुझे समझ नहीं आता, इमरान खान साहब की जो टीम है आज की टॉप लाइन सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि इमरान खान साहब का और आर्मी चीफ का कामयाब तरीन दौरों में से एक दौरा, यानी जो अभी तक पाकिस्तान की क़यादत वहां इस तरह गई है, और वो तो कामयाब तरीन दौरों में से एक दौरा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक नौयत के मामला आते हैं, आर्मी चीफ का होना जरूरी, खत्ते के सिक्योरिटी के इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामला, वो सारे उनको देखने हैं। और इमरान खान साहब को उन्होंने जिस तरह से दीदा दिल फर्शेरा, ठीक है ना, मतलब गुजारे वक्त को। लेकिन मसला ये है कि ये खबर आज की मेन हेडलाइन होनी चाहिए। हेडलाइन क्या है? सारी जगह पर इशू क्या चल रहा है? इशू चल रहा है शहबाज शरीफ साहब को क्यों रोका गया, और फिर उसके बाद वजीरों ने, मुशीरों ने वहां से सऊदी अरब से बैठ के कुछ यहां कुछ वहां कुछ उधर 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 उधर, वो खबर ही पीछे चली गई। वो जो कामयाब दौरा था उसके जो इमरान खान साहब की बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है ना, वो चली गई पीछे। डिस्कस क्या हो रहा है? शहबाज शरीफ साहब को क्यों रोका गया? मुस्लिम लीग नून कह रही है अदालत के, उधर से जवाब आ रहा है कि भागने नहीं देंगे। राजकुमारी, वही जो टिपिकल हमारी डॉक्टर फिरदौस आशिक गवान साहबा रमजान के आखिरी अशरे में, हाँ, जो उनकी हम फैज़याब हो रहे हैं, तो बात यह है कि उधर से वो उधर, और असल क्या था कि वजीर आजम साहब का सऊदी अरब का दौरा बड़ा कामयाब गया है, और मुख्तलिफ जो मुआहदे हुए हैं इस दरमियान, उसको हाईलाइट करने के बजाय भागने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे, ये भाग रहा है, वो भाग रहा है। अच्छा चलें, मुझे तो कभी भी लगता है हो सकता है शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही किया हो ये सारा, ये सारी तवज्जो। देखिए, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मतलब फायदा उनको हुआ है ना भाई। फिर वो हेडलाइंस में अदालत की तौहीन हुई है, नहीं हुई है, उधर शहजाद अकबर साहब, उधर विफाज होते, सारे उधर लगे वो वज़ीर आज़म का दौरा क्या था वो साइड पे चला गया। अब देखें ना वो क्या था, वो बिल्कुल पीछे। वो सऊदी अरब का मीडिया आप देखें तो वो उन्होंने इतनी कवरेज दी हुई है। यहां आप देखें क्योंकि यहाँ बयानात आ रहे हैं, मेरा बयान चलाओ, मेरी खबर चलाओ, मैंने भी 4 गालियां दी हैं, मैंने भी 5 गालियां दी हैं, ये आखिरी अशरा है रमजान का। तो ये उसमें वजीर आजम की जो कामयाबियां हैं उनको उजागर नहीं कर रही उनकी टीम। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बाकी उधर ज्यादा उजागर कर रहे हैं कि गालियों में कमी ना रह जाए, नाम रोशन कर रहे हैं। मकसद नहीं, मतलब वो मैं कहता हूं ना कि ये खान साहब की देखें ना, ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। ब्रेक थ्रू तो नहीं, मतलब जो एक गलत फहमियां थी वो खत्म हुई हैं। अच्छा, अब वो भारत से क्या खबर आ रही है? भारत से खबर ही आ रही, मैं अभी आता हूं ये सऊदी अरब के दौरे पे, अभी लौट के वापस आते हैं, क्योंकि ये रीजन के अंदर अगर ये 2 महीने पहले ये गलतफहमी दूर होती तो क्या सूरत हाल बनती, ठीक है। अब भी बन सकती है, लेकिन 2 महीने पहले होती तो फिर ये एक स्ट्रेटेजिक रोल पाकिस्तान का था, और अब भी इमरान खान साहब उसमें स्ट्रेटेजिक गेम के अंदर अपने आप को एंटर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये जो यहाँ पे उनको जिन कामों में उलझाया हुआ है उन कामों से वज़ीर आज़म को उनकी टीम निजात दिलाए, और वो जाके बड़े लेवल के ऊपर ग्लोबल लीडर के तौर पर रोल प्ले करें। अच्छा, वो उनको मार्केटों में और प्याज की कीमत कैसे बढ़ गई और टमाटर की कीमत इसमें लगा के, तो फिर वो क्या मुझे बताए ना, ये तो ग्लोबल लेवल पे उन्होंने उनके अचीवमेंट्स हैं ना, जो उन्होंने करनी है, जो उन्हें करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चीनी माफिया, ये माफिया, फलां दिमाग ना, वो जो है वो एक आदमी। 4,01,78 नए केसेस, अफसोसनाक फिगर आ रही है भारत से, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि, और अच्छा 4 लाख की फिगर तो 3 दिनों से बल्कि 5 दिनों से मुसलसल हो रही है। 4 लाख से ऊपर हम बात करते जा रहे हैं जी। लेकिन जिस दिन से कोविड का पहला केस आया है, बदकिस्मती से आज पहली दफा 4,087 अफराद दम तोड़ गए। यानी इतने बड़ी केसेस तो 4 लाख क्रॉस कर गए थे, लेकिन अमवात जो हैं वो जब से कोविड शुरू हुआ है पहली बार 4,000
87 से वो क्रॉस कर गई हैं। और अब जो है वो सूरत हाल ये है कि तेज़ी के साथ भारत के जो पड़ोसी ममालिक हैं उन ममालिक के अंदर ये ख़ास तौर पे बांग्लादेश में देखिए ना, बांग्लादेश के साथ क्या हुआ है, मतलब ज़ाहिर है लोगों को नहीं पता होता कि आगे उन्होंने सारा मुआहदा जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ किया। जी सर। और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ किया, उनको कुछ डोजेज मिल गई, कुछ डोजेज रुक गई, अब वो स्पुतनिक की तरफ जा रहे हैं, चाइना की तरफ। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब का दौरा सऊदी अरब आने वाले दिनों में सवाल वही है कि क्या इसके असरात मुल्क की सियासत पे भी और मईशत पे भी असरअंदाज होंगे? देखिए, मुल्कों ने अपने मफादात देखते हैं मुल्क, ठीक है। मैंने आपसे पहले बात की कि लोगों को, कौम को एतमाद में लिया जाता है। कश्मीर के ऊपर मतलब वहां पर एक जेल है दुनिया का सबसे बड़ा। अब उस जेल को कैसे उसका दरवाज़ा खोलना है, कैसे वहां के लोगों को रिहाई दिलानी है, ये जब बातचीत हो रही है तो उसके दौरान क्या ये मामला भी कहीं तय हो रहा था। मैंने उनके बेशुमार, ये जब से बात चली ना 4-5 रोज से, उनके लोगों से बात हुई जो उनके अखबारों के एडिटर्स हैं और वो बाकी वहाँ उनको, वो कहते हैं कि हमें भी, वो कहते हैं हम तो आपसे सुन रहे हो यार, हमारे यहाँ तो किसी किस्म की कोई लचक है ही नहीं मोदी सरकार की तरफ से, ना कोई इंटरेस्ट है। शराइत पे अगर बात हो भी पता नहीं, हम ही क्यों मरे जा रहे होंगे बात करने, उनकी तरफ से कुछ नहीं, हम भी नहीं मरे जा रहे बात करने के लिए। नहीं, उनकी तरफ से कोई बात हुई नहीं है। वो कहते हैं हमें, हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, आप ही की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है ना, कि कश्मीर के ऊपर हम चाहते हैं कि ये हो जाए। उनकी तरफ से तो कोई, या तो उनकी तरफ से कोई बात हुई है, कोई जवाब आया, कोई जवाब नहीं आया। यहां से आपने सुना कि जयशंकर ने कोई बात की हो, शाह महमूद कुरैशी साहब बातें हमारी तरफ से होती जा रही, बातें होती जा रही, उनकी तरफ से बात ही नहीं हो रही। तो कश्मीर जो है वो, उसके ऊपर क्या पाकिस्तान की पोजीशन है, ये हमें सीधी बात करनी चाहिए लोगों के साथ। और दूसरी जो बात है वो ये है कि देखिए, अब ये खित्ते की सूरत हाल जो है ना, अगर बड़ी खबरें 2-3 इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये कि अफगानिस्तान के अंदर फिर तशद्दुद शुरू हो गया। अच्छा, फिर उसके साथ ही हुआ कि यानी ये हमारी इंडिया से बातचीत उस वक्त हो रही है ट्रैक 2 जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हो रही है जी। यानी हम एक पोजीशन अपनी बना लेना, हम कहां खड़े हैं और कहां पर हो रही है लड़ाई, लद्दाख पे। और मैं जाके फॉरेन ऑफिस से पूछ रहा हूं कि जी इंडिया और चाइना के ऊपर उनकी जंग में आपकी क्या पोजीशन है, तो फॉरेन ऑफिस के जो भी तर्जुमान, जो ऑफिसर थे, कहते हैं हम खित्ते में अमन चाहते हैं। अच्छा, इंडिया चाइना की जंग हो रही है, हम खित्ते में अमन चाहते हैं। वहां डिस्कस हो रहा है टू फ्रंट वॉर कैसे होगी पाकिस्तान के साथ, हमारी बोली कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं। अच्छा, तो हम तो चाहते हैं अमन भी, दूसरे के चाहते हैं ये भी तो पूछ लें किसी से। तो हम पॉलिसी, तो आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, क्या स्टैंड होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बात मुझे नहीं पता किस अंदाज में सामने आई है, लेकिन अवाम को साइड पे रख के कैसे बात आप कर सकते हैं? कोई भी नहीं बात कर सकता कश्मीर के ऊपर, कोई भी नहीं। जो भी बात होगी वो अवाम के सामने होगी। और ये देखें आप, क्या आप देखें फलस्तीन में वहां पे क्या हो रहा है, यरूशलेम के अंदर जी। यरूशलेम का जो एक दर्दनाक वहां से तस्वीर आ रही हैं और जो इमेजेस आ रही हैं। अच्छा, वहां ये है किस्सा कि ये है, ये जो इलाका है ये है मशरकी यरूशलेम का। 2 मिनट लेके फिर मैं आपको बता दूं किस्सा ये हो क्या रहा है। ये जो मशरकी यरूशलेम है, इसके शुमाल में एक गांव शेख जर्राह के नाम से, अब शेख जर्राह के नाम, वो आबादी का नाम इसलिए पड़ गया कि सलाउद्दीन अयूबी ने जब फतह किया था तो उनके जो जाती मौलिज थे उनका नाम शेख जर्राह था, तो उसके नाम पे ये एक गांव वहां पे, और ये यरूशलेम से शुमाल में। अब जनाब क्या हुआ कि जब इसराइल का वजूद अमल में आया बतौर रियासत 1948 में, तो कुछ 7.5 लाख के करीब फ़लस्तीनियों को वहां से निकाल दिया गया जहां इसराइल बना। अब फ़लस्तीनी जो थे मुख्तलिफ जगहों पे जाके, कोई इधर कोई उधर आबाद हो गए जाके। तो यहाँ थोड़े से घराने जो थे, 48 या 40 या 48 एग्जैक्ट मुझे मेरी फिगर जहन में नहीं आ रही, लेकिन वो जाके यहाँ पर आबाद हो गए। शेख जर्राह का जो गांव था, ये जो गांव था शेख जर्राह का, ये उस वक्त था हाशमी खानदान, यानी उर्दन के हाशमी खानदान के
यानी उनके तसल्लुत में था ये पूरा इलाका, उन्होंने उनको आबाद कर दिया, वहां पे उनके घर बना दिए फ़लस्तीनियों के, और फ़लस्तीनियों के घर बनाए और एक एग्रीमेंट किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जो फ़लस्तीनी महाजिरीन के लिए जो कमेटी बनी हुई है उनके साथ उर्दन की हुकूमत ने मुआहदा किया कि ये यहां पर रहेंगे, ये अपने 2-3 सालों के बाद इनको हकूक मिल जाएंगे, ये अपनी ज़मीनें छोड़ देंगे, वो सारा मामला जो है वो सेटल हो गया। सही सेटल हो गया तो 67 की जंग हुई। 67 की जंग हुई तो ये जो इलाका था इसके ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया, उर्दन से छीन लिया। जैसे शाम से गोलान हाइट्स, गोलान की पहाड़ी छीनी थी, उर्दन से ये इलाका ले लिया। अब ये जो फ़लस्तीनी थे जो उर्दन के अंडर में थे और जिन्होंने उर्दन की हुकूमत ने मुआहदा किया था अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, यहां इसराइल आ गया। अच्छा, अब जब इसराइल आया, इसराइल ने आबादकारी शुरू कर दी। गोल्डा मेयर ने वो 73 में ओके कर दिया था, ग्रीन सिग्नल दे दिया था ग्रेटर यरूशलेम वाला के यहाँ पे आबादकारी की जाए। वो ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शन जो है वो वही फॉर्मूला जो कश्मीर में अप्लाई हो रहा है कि यहाँ की डेमोग्राफिक चेंज की जाए। तो उस वक्त ये था कि 70 और 30 के हिसाब से, या 80 और 20 के हिसाब से, या 90 और 10 के हिसाब से, यानी यहूदी आबादकारी ज्यादा हो जाए और 10% यहाँ अकलियत में रह जाए। उसके ऊपर आहिस्ता 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 अमल दरामद होता रहा इतने सालों में। अच्छा, अब जनाब क्या हुआ कि ये जो इलाका है शेख जरा का, यहाँ पर उनकी अदालत ने ये, अच्छा जो फ़लस्तीनी थे, अच्छा उसके दरम्यान में क्या हुआ क्या कि 1972 में 1972, अब आप देखेंगे ये 2001, 1972 में 67 में ये इलाका निकल गया। 72 में 2-3 जो पेटिशनर्स थे वो अदालत में चले गए इसराइल की, और उन्होंने कहा कि ये इलाका जब सल्तनत उस्मानिया में होता था 1917 से पहले, जब सल्तनत उस्मानिया के अंडर में था, तो उस वक्त जो है यहां पर तो हम रहते थे, यानी यहूदी या सयूनिया जो भी थे, ये तो हमारा इलाका था। अब जनाब क्या हुआ कि फ़लस्तीनियों ने कहा नहीं ये तो हमारा इलाका है। उन्होंने कहा नहीं, सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही हमारा था। अब जनाब क्या हुआ, वो जो फ़लस्तीनी थे बेचारे, वो कभी जा रहे हैं तुर्की, वो ढूंढ रहे हैं पुराने पेपर, कहीं से ऑटोमन दौर के पेपर मिल जाए। वो बड़ी मुश्किलों से जाके 2010 में वो निकाल के भी ले आए रिकॉर्ड ऑटोमन एम्पायर का कि ये जो जगह थी ये उनके पास थी, यहाँ फ़लस्तीन है। ये कितना मुश्किल है अदालतों में। 1972 की पिटीशंस के ऊपर अब जनाब फैसले होना शुरू हो गए पिछले चंद सालों में कि जी नहीं, ये इलाका तो इनका था, ये इलाका इनका था, ये इलाका, और यहां इनको कहा गया, जो खानदान आबाद थे इनको कहा गया कि 6 मई तक आप जो हैं ये अपने घर खाली कर दें। अच्छा, ये पिछले कई हफ्तों से मुसलमानों के खिलाफ आया फैसला। हाँ, फैसला फ़लस्तीनियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कि नहीं, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड ही बताता है कि यहाँ पर ये कभी भी आपका इलाका नहीं था। यहाँ पर तो असल में वो सल्तनत उस्मानिया के दौर में जब तुर्की यहाँ से उनके, वो आप रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकते, वो पुराना रिकॉर्ड है, वो 1800, बिल्कुल वही अजीब किस्म का। सही, आप यहाँ से घर खाली कर दें। अच्छा, इसी दौरान वो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो निकल के सड़कों पर आने शुरू हो गए और उन्होंने जनाब नारे लगाने शुरू कर दिए कि डेथ टू अरब्स और अरब मुर्दाबाद और ये सारा। उसके बाद वो जो खानदान थे वो आके, कल ये हुआ, मुजाहरे काफी दिनों से चल रहे थे, लेकिन कल ये हुआ कि कल जो है वो जुमतुल विदा, और शाम को वो जो खानदान जिनको निकाला गया, वो खानदान बच्चे सारे वो उस मस्जिद अक्सा के अंदर पनाह ली हुई थी, उनके सपोर्टर्स भी यहाँ थे जो उनके हमायत में नौजवान निकले हुए थे। तो जनाब वो इसराइल की फौज मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई, मस्जिद में दाखिल हुई, स्ट्रेट बुलेट्स, गाड़ियों को आग लगा दी, वहाँ पे शहीद हो गए लोग, बहुत से फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए, मतलब कुछ 200-250 के करीब जो है शदीद ज़ख्मी हैं, मतलब है। और इसमें इस पूरी पिक्चर में जो है वो दुनिया जो कि खामोश है। तो फॉरेन पॉलिसी कह रहा है कि वॉशिंगटन हैज एनेबल्ड इसराइली एक्सट्रीमिज्म। अमेरिका से एक आवाज़ उठी है क्योंकि उनकी तरफ से भी इसको धीमा धीमा प्ले किया जा रहा है कि ज़्यादा ना हो, लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ने, अरब न्यूज़ जो खबर दे रहा है वो ये कि दोनों ने इसको रिजेक्ट किया है, और ओआईसी की तरफ से भी कोई बयान आ जाएगा, लेकिन ये एक नया फ्लैश पॉइंट बन गया। उसकी वजह ये है कि हमास ने कहा है कि हम उधर से, क्योंकि दरमियान में है ना, तो ये हो रहा है सारा मगरबी किनारे पे और मशरिकी यरूशलेम में इस तरफ हो रहा है, जो यानी वो इलाका जो कि जहां पे महमूद अब्बास की हुकूमत है। हमास इधर से वो कह रहे हैं कि हम इधर से एक और महाज खोल देंगे बहुत जल्द और सजा देंगे बड़ी सख्त, ठीक है। अब कल जो है, अब एक नया मसला
पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनना है। सही। यानी पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन पेटिशनर्स को, फलस्तीनी पेटिशनर्स को सुनेगी दोबारा। लेकिन कल जो है, कल जो लैलतुल कदर भी है वहां मस्जिद अक्सा में, 27वीं की रात, वैसे तो ताकरातों में, लेकिन 27वीं की रात है वहां। और साथ ही जो उनका इब्रानी कैलेंडर है, इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक जो उनका एक महीना है जो अय्यर का महीना कहते हैं, अय्यर का महीना, अय्यर के महीने की 28वीं तारीख को 1967 में यरूशलेम को लिया था, यानी इसराइल ने कब्जा किया था उर्दन के हाथ से। तो कल जो है वो शाम से लेके और परसों सुबह तक यहां पर इसी जगह पर यौम यरूशलेम मनाया जाएगा, और जो हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल जो है उस दिन मनाया जा रहा है जिस दिन, अच्छा तरतीब इस तरह से होती है कि वो शाम के वक्त से स्टार्ट होगा और सुबह तक रहेगा, और कल ही लैलतुल कद्र है जी। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है वो ये एक नया फ्लैश पॉइंट बन रहा है। ये उस वक्त बन रहा है जब ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान और अमेरिका का इनखला यहां पे। अमेरिका की देखें, तुर्की का रोल बहुत इस वक्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेटो का मेंबर है तुर्की, और काबुल एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो तुर्की के पास है जी। आप बात और इसी तरह से जो शुमाली इलाका है वो कुछ जर्मन्स कंट्रोल करते हैं, इटालियंस के पास कुछ है, मतलब नेटो की फोर्सेस मुख्तलिफ, हर जगह अमेरिकन तो नहीं है, नेटो फोर्सेस भी हैं। अब तुर्की का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर तुर्की पुल आउट कर जाता है पहले, तो मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद वो सफारत खाने कैसे काम करेंगे, कैसे रोल कैसे असाइन होगा। जो तो ये एक और ये जो वाकया अफसोसनाक पेश आया है, यही पिक्चर गालिबन रिपीट कराने की कोशिश हुई मकबूजा कश्मीर में, कि यहाँ पे आगे जाके आबादकारियां हो जाएं और फिर उसके बाद हो जाए, जिसके ऊपर गोल बन हम बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात हो रही थी हमारी इंडिया से। और मतलब देखें वहां पे इंडिया में क्या सिचुएशन है। उनका इंडिया टुडे ने लिखा फेल्ड स्टेट, एक उनके यहाँ बड़ी बहस छिड़ गई इस बात पे कि क्या एक फेल्ड स्टेट है, पता नहीं हमारे पास वो है या नहीं, टाइटल हम दिखाते हैं थोड़ी देर में, यकीनन होगा। द फेल्ड स्टेट के नाम से वो मिल जाएगा उनका इंडिया टुडे का इस हफ्ते का। लेकिन सवाल ये कि फेल्ड स्टेट, इंडिया फेल्ड स्टेट है या नहीं, ये इसको छोड़, उनकी क्यादत फेल्ड है। नहीं, क्यादत देखें, क्यादत फेल्ड है। इंडिया को फेल्ड, मैं उनके ही अखबार से डिसएग्री कर रहा हूं। क्या इंडिया फेल्ड स्टेट है या उनकी क्यादत फेल्ड स्टेट है, जो एक मरहले पे फैसला करने में ही नाकाम हो गई। ठीक है, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम तलाश कर ले इस हफ्ते के इंडिया टुडे का टाइटल तो हम दिखा देंगे, अ फेल्ड स्टेट। तो बात ये सारी कि वो क्या वो ये देखें ना, फ्रॉम ये इंडिया टुडे। अच्छा, अब इंडिया टुडे का टाइटल है द फेल्ड स्टेट। मेरा ये नुक्ता नजर है कि क्या इंडिया फेल्ड स्टेट है या उनकी क्यादत फेल्ड स्टेट है। भाई, जिस मुल्क में एक से एक आपके दानिश्वर हैं, फिलोसफर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, क्या वो या उनकी क्या जिद या आना कि इस मरहले के ऊपर भी। और अब देखें अब हुआ क्या है, देखें लोग दुनिया में परेशान किस वजह से हो रहे हैं। उन्होंने ये आसपास फैलना शुरू हो गया। बांग्लादेश का मैंने बताया, बांग्लादेश चला गया है। उन्होंने पहले सारा डील किया हुआ था सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, सीरम इंस्टीट्यूट नई दिल्ली का, वो जो आगे नहीं भेज रहा, उनके वेरिएंट्स आते जा रहे हैं। अच्छा, वेरिएंट्स आते जा रहे हैं और उसके बाद वो वेरिएंट्स इस तरह से आ रहे हैं कि गड़बड़ हो गए हैं ना, कि पहले महाराष्ट्र से निकला था वो वेरिएंट जो B117 करके, वो महाराष्ट्र से निकला था, देसी वेरिएंट जो था, लेकिन वो महाराष्ट्र में कम इफेक्ट उसका है और दिल्ली में ज्यादा है। अच्छा, यानी दिल्ली में ज्यादा केसेस आ रहे हैं उसके, और महाराष्ट्र में उस वेरिएंट के कम केसेस हैं, यूके वेरिएंट के ज्यादा हैं। एक बड़ी कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। अच्छा, इस पूरी पिक्चर में WHO की तरफ से साइनोफार्म, जो WHO का प्रेस रिलीज है, अगर हम दिखा सकें कि WHO की तरफ से साइनोफार्म को मिल गई है परमिशन कि साइनोफार्म को दिया जा सकता है। अच्छा, WHO लिस्ट एडिशनल कोविड-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज एंड इश्यूज इंटरिम पॉलिसी रिकमेंडेशंस। इसका फायदा क्या होगा? अब ये तो पहली दुनिया में पाकिस्तान और कई एशियाई ममालिक, यूरोप में, मशरिक वुस्ता में, अफ्रीका में, जो अब होगा ये कि ये पहली यानी आप समझें कि वैक्सीन है जो कि मगरबी ममालिक से हटके एक वैक्सीन है जो कि जो कोवैक्स प्रोग्राम है, यानी जो प्रोग्राम कोवैक्स का है, जिसके तहत तमाम दुनिया को वैक्सीन प्रोवाइड करनी है
गरीब ममालिक को या तरक्की उनको चाइना उस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगी वैक्सीन, यानी कोवैक्स का हिस्सा है। जैसे आज एस्ट्राजेनेका पहुंची है ना पाकिस्तान, कोवैक्स प्रोग्राम के तहत पहुंची है। तो इस कोवैक्स प्रोग्राम में के अंदर अब जिसके पास ज्यादा डोजेज और ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो सुबह शाम प्रोडक्शन करते 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 वो हर जगह आपको बता साइनोफार्म दुनिया में फैल गई। एक ये बात। दूसरी बात ये है कि लैंसेट देखें, इंतहाई आप समझें कि एक दुनिया का एक ऐसा जरीदा है जिसके बारे में आप समझें कि इसको कहते हैं कि ये सबसे पुराना, जब यानी कोई मेरा ख्याल है 18वीं सदी के अंदर ये कहीं स्टार्ट हुआ था और पीयर रिव्यूड मैगजीन है। पीयर रिव्यूड का मतलब ये होता है कि यानी एक बात पे तहकीक हो रही हो तो उसके ऊपर दूसरा ग्रुप भी उसको उस पर तहकीक करे और फिर उसको रिव्यू करे और उसके बाद वो एक लंबा प्रोसेस। लेकिन लैंसेट जो है ये सबसे पुराना मेडिकल जर्नल जो हफ्तावार शाया होता है। थॉमस वेंकले ने इसका नाम रखा था लैंसेट, और लैंसेट का मतलब होता है स्कैल्पल जो होता है ना, उसको जो एक सर्जरी के लिए एक बड़ी बुनियादी सा एक उसकी तस्वीर दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं पता कि उसको उर्दू में किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूं। बहरहाल वो उसको जो है वो उसका नाम उन्होंने लैंसेट रख दिया और मैगजीन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद लेकिन हुआ ये कि और इसका बड़ा इम्पैक्ट है। इसका इम्पैक्ट जर्नल्स के दुनिया भर में जर्नल्स का जो मुख्तलिफ जर्नल्स शाये होते हैं, रिसाले शाये होते हैं, उसमें लैंसेट मेडिकल के हवाले से इसका जो है ये सेकंड सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के बाद। अच्छा, यह उसके साथ साथ है आसपास है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लैंसेट इस तरह की इसका मजमून लिखता नहीं है। उन्होंने आज जो मजमून शाया हुआ है उनका वो इंडियाज कोविड-19 इमरजेंसी, ठीक है। और इसको जरा बड़ा कर दीजिएगा अगर हमारे पास स्लाइड है तो। लैंसेट वाले कह रहे हैं इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी, और उसमें वो खुल के ये बात कह रहे हैं। ये बहुत कम हुआ है लैंसेट पे, आप जाके इसको सब देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स आर ओवरवेल्म्ड एंड हेल्थ वर्कर्स आर एग्जॉस्टेड एंड बिकमिंग इन्फेक्टेड। सोशल मीडिया इज फुल ऑफ डेस्परेट पीपल। ये लैंसेट भी चीख पड़ा है होता है ना इंडिया के ऊपर, सुने। और डेस्परेट पीपल, डॉक्टर्स एंड पब्लिक सीकिंग मेडिकल ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स एंड अदर नेसेसिटीज येट बिफोर द सेकंड वेव ऑफ केसेस। जब आने थे अर्ली मार्च में, इंडियन मिनिस्टर जो था उनका हरीश यरधन, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है वो एंड गेम में पहुंच चुका है एपिडेमिक के। और उसके बाद वो चार्जशीट कर, ये पूरी चार्जशीट है, वो कहते हैं कि अगर जो है ये एट टाइम्स, ठीक है, एट टाइम्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सीम्ड मोर इंटेंट ऑन रिमूविंग क्रिटिसिज्म ऑफ ट्विटर देन ट्राइंग टू कंट्रोल द। ट्विटर पे लगे हुए थे जब उनको कहा जा रहा था, जी हां, अपनी प्रॉब्लम है। ये लैंसेट, ये मेडिकल जर्नल इतना सख्त ये चार्जशीट कर रहा है, ये चार्जशीट है। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जी 22% पॉपुलेशन को सिर्फ वहां पे वैक्सीन लगी है, और उसके और आखिरी उसके आगे जाके उन्होंने चार्जशीट की, वो ये कहते हैं कि ये तादाद बढ़ेगी और 1 अगस्त तक ये तादाद, फिर एक खौफनाक नंबर बता के वो कह रहे हैं कि इस कत्लेआम का जिम्मेदार मोदी होगा, मोदी गवर्नमेंट होगी, नाम लेके लैंसेट कह रहे हैं। सर ब्रेक ले लेते हैं। लेसन्स लर्न क्या है पाकिस्तान में, मैं बार बार बात कह रहा हूं जी, क्या हम तैयार हैं इन हालात के लिए? डॉक्टर साहब मजीद आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मुल्की हालात अब एक तरफ, लेकिन कोरोना केसेस में भी इजाफा हो रहा है, हुकूमती हिकमत अमली सिक्योरिटी के इश्यूज, माशी मामलात, माहदे तो अपनी जगह हैं, माहदे तो हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। असल बात यह है कि कोई हमारे माशी मामलात उनके सऊदी अरब या बाकी रियासतों के साथ बेहतर हो रहे हैं, ठीक है। वो $500 मिलियन का एक कर्ज जो है वो कर्जा हमें मिला है, लेकिन पाकिस्तान के इश्यूज इस तरह तो हल नहीं होंगे लॉन्ग टर्म। उसमें एक हमें मरबूत किस्म की खारजा पॉलिसी की जरूरत है जिसमें गूफ अप ना हो थोड़े दिनों के बाद, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मिलिट्री टाइम्स ये खबर दे रहा है कि यूएस सेंड्स मोर वॉर प्लेन्स टू अफगानिस्तान टू प्रोटेक्ट ट्रूप पुल आउट, ठीक है। ये वाकया पेश आया है अफसोसनाक सानिया का, काफी दिनों से जिम्मेदारी अभी तक कबूल नहीं, लेकिन मिलिट्री टाइम्स जो है वो कह रहा है मोर, इसमें B-52 बॉम्बर्स भी हैं और इसमें USS आइजनहावर के ऊपर जो है वो उनकी स्ट्राइक, जो यहाँ पे समुद्री स्ट्राइक कैरियर घूम रहा है इसके ऊपर सारी। और एनादुलू एजेंसी के मुताबिक जो टर्की की है वो तालिबान से कह रहे हैं सारे मुल्क कि जी
अर्ज टू स्टॉप अनडिक्लेयर्ड स्प्रिंग ऑफेंसिव। स्प्रिंग ऑफेंसिव जो होता है वो अनडिक्लेयर्ड स्प्रिंग ऑफेंसिव को बंद करो। तशद्दुद फिर बढ़ गया है खित्ते में, बहुत सारे महाज खुल रहे हैं। इन महाजों के दरमियान इंडिया, और मैं वो लैंसेट का एक जुमला अब जो आखिर में वक्त जाने से पहले रह गया था, लैंसेट ने मुतनब्बे क्या किया है, जो मैंने आपसे कहा ना कि चार्जशीट क्या की है, उन्होंने चार्जशीट ये किया है कि कुल अब तक अल्लाह ताला अपना रहम करे इंडिया पे, लेकिन देखिए ना वो उनकी लैंसेट चूंकि प्रोजेक्शन है तो लैंसेट को कोट कर दें। लैंसेट ये कह रहा है कि 1 अगस्त तक अब से ज्यादा अब तक कुल 2,38,000 अमवात हुई हैं। ठीक है, 2,38,000 वो कह रही है 1 अगस्त तक 10 लाख हो जाएंगी और जिम्मेदार मोदी होगा। सही, बहुत बहुत अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये उनकी प्रोजेक्शन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदानवाह के लोगों का सब ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।